नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपके पास ऑप्शन का अभाव हो, विकल्प आपके पास ना हो, केवल एक लक्ष्य हो, एक टारगेट हो, तब आपके जीवन में सफल होने के चांसेस लगभग 200% बढ़ जाते हैं। कारण उसका ये है कि आपको मालूम है कि इसके अलावा मुझे कहीं जाना नहीं है। जब आपको मालूम है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपना 200% योगदान देते हैं, 200% समर्पण देते हैं और परिणाम स्वरूप आप सफल भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर से 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी और इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी पिछले 10 साल में जितने भी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम हुए हैं और इन वनडे एग्जाम में से जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, इनका जो है कलेक्शन होगा। अगले 15 से 20 मिनट के दौरान इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखने में इनकी संख्या आपको 10 लग सकती है, लेकिन जब आगे आप बढ़ते हैं, पूरा वीडियो को देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं ये संख्या आपको 10 से बढ़कर 20 से 30 प्रश्न आपके यहाँ सॉल्व आपको हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले जो प्रश्न आपको यहाँ पूछा गया है, दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक है ना, प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडिया एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, स्वाधीनता संग्राम से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, यानी यह दुखी भारत। अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो आप पाएंगे दुखी भारत कहिएगा, अनहैप्पी इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। के लेखक कौन है? 4 व्यक्तियों का नाम आपको दिया जाएगा, पूछता है इसके लेखक का नाम। एक इंपॉर्टेंट पुस्तक होगी हमेशा स्वाधीनता संग्राम। मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है ना, जो इतिहास का पोर्शन है, इतिहास के 3 पार्ट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे अधिक प्रश्न जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं वह मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न भी जो आपका है उसी मॉडर्न हिस्ट्री का है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक की अगर बात करिएगा तो इनका नाम आपका आ जाएगा पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय, है ना। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय ने जो है अनहैप्पी इंडिया की रचना की थी, पुस्तक की रचना की थी। तो एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। कारण यह है कि पंजाब में देखिए, भारत में उग्रवाद के 3 मुख्य जो सेंटर थे, केंद्र से उग्रवाद कहिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों के मुख्य 3 सेंटर आपके थे। कौन कौन से थे? एक तो पंजाब था, दूसरा आपका महाराष्ट्र था और तीसरा आपका जो है वह पश्चिम बंगाल था, है ना, या कहिए बंगाल था। पंजाब में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने क्रांतिकारी गतिविधियों को नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र की अगर बात करिएगा तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था। और अगर बंगाल की बात करिएगा तो बंगाल में विपिन चंद्र पाल ने क्या किया था? क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था, है ना। लाल बाल पाल के रूप में इन तीनों को जाना जाता है, और लाला लाजपत राय के द्वारा जो है आपकी अनहैप्पी इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी, है ना। आइए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और मुझे नहीं लगता है कि इसका उत्तर जो है हर अभ्यर्थी के पास होगा, क्योंकि अजीबो गरीब क्वेश्चन है। क्योंकि आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक के इतिहास में 4 युद्ध आपके हो चुके हैं, है ना, लेकिन पर्टिकुलर नाम हाजीपीर की लड़ाई कहीं भी उल्लेख आपको नहीं मिला होगा। 1948, 1948, उसके बाद 1965, 1971 और 1999 का कारगिल संघर्ष, यह 4 लड़ाइयां हैं जो अब तक के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच में हो चुकी हैं। पूछा गया हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बता दीजिएगा। 1965, 1965, है ना। 1965 ईस्वी में जो है 1965 में ये आपका लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1948 में जो हुई थी वह कश्मीर को लेकर हुई थी। 1965 हाजीपीर की लड़ाई आपकी हो गई। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, और कारगिल संघर्ष भी एक तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर ही विवादित मुद्दा था, है ना। तो इतनी चीजें हैं। 65 में हाजीपीर की लड़ाई बता दीजिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है और करंट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से 100%, 101% के साथ ये प्रश्न आपको मिलना चाहिए। इसको ट्रिपल स्टार की श्रेणी में रखिएगा, वाईजेड की सुरक्षा में इसको रखिएगा। पूछा क्या गया है? करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है अभी बहुत ही चर्चा का विषय था।
रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के दौरान यूक्रेन में, है ना, यूक्रेन में जो आपके भारतीय छात्र आपके वहाँ फंस गए थे इस युद्ध में, उन छात्रों को भारत वापसी के लिए, भारत वापस लाने के लिए जो है वायुसेना के द्वारा एक अभियान चलाया गया था। और इसी अभियान का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही चीज मैंने आपसे पूछी गई। एक बार देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए चलाया गया जो सैन्य अभियान था, उसका नाम क्या था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट रखिएगा, ऑपरेशन गंगा जो है यहाँ पे उत्तर आपका होने जा रहा है ना। ऑपरेशन गंगा क्या है, तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन, है ना, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन गंगा बता दीजिए यूक्रेन से संबंधित है, और वह अगर बात करिएगा ऑपरेशन मैत्री की बात करिएगा तो ये आपका जो है भारतीय सेना के द्वारा नेपाल में जब 2015 में आपका आया था भूकंप, उस भूकंप के दौरान जो लोग एक भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक वो क्या कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसे आप ऑपरेशन मैत्री कहते हैं। तो ऑपरेशन मैत्री भी आपको याद रखना होगा, ऑपरेशन गंगा भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस की अगर बात करिएगा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है सांख्यिकी दिवस के बारे में। तो सांख्यिकी दिवस के पहले तो ये जान लीजिए कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को, प्रत्येक वर्ष 29 जून है ना, स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। और किस व्यक्ति के जन्म दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल दिया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा दिया गया था, और इन्हीं के जन्म दिवस को जो है 29 जून को आप क्या करते हैं, वह सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कब मनाया जाता है 29 जून बताइएगा, है ना, और किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है बता दीजिएगा, पीसी महालनोबिस, है ना। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका प्रश्न का उत्तर जो है क्या होगा, अपेक्षित होगा आपसे। आप मुझे बताइएगा कि गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे आपका किस तिथि को मनाया जाता है, और किस प्रसिद्ध महान गणितज्ञ की जन्म दिवस को आपका गणित दिवस मनाया जाता है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे ये उत्तर क्या होगा, अपेक्षित होगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिक्कों की ढलाई की परमिशन किसके माध्यम से ली जाएगी, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। जब तक आरबीआई के गवर्नर स्वीकृति नहीं देता है तब तक भारत में सिक्कों की ढलाई नहीं की जा सकती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। वर्तमान समय में भारत में, पूरे भारतवर्ष में जो है सिक्कों की ढलाई के 4 कारखाने हैं या कहीं 4 टकसालें हैं, और कहाँ कहाँ पे है तो एक याद रखिएगा, भारत सरकार, एक तो मुंबई में आपकी है, एक टकसाल आपकी मुंबई में है, एक कलकत्ता अलीपुर में, अलीपुर एक स्थान पड़ता है कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, एक मुंबई याद रखिएगा, एक अलीपुर कलकत्ता याद रखिएगा, और 2 आपके और याद रखिएगा, एक तो सैफाबाद है तेलंगाना में, है ना, सैफाबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश, यह 4 टकसालें हैं। फिर से देखिए, मुंबई में एक है, एक आपका कोलकाता में है ना, उसके बाद आपका नोएडा में है, और एक आपका जो है सैफाबाद तेलंगाना में है। यह 4 टकसालें हैं जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, और सिक्कों की ढलाई की परमिशन कौन देता है, रिजर्व बैंक का गवर्नर, है ना। वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे आप दीनबंधु के नाम से जानते हैं, दीनबंधु CF एंड्रयूज के नाम से। दीनबंधु कहिए, देशबंधु कहिए, 2 व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों को ऐसे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देशबंधु पूछा जाए, चित्तरंजन दास, CR दास, 1923 में इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किसकी स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की। देशबंधु चित्तरंजन दास बताइएगा, और यहाँ दीनबंधु की बात हुई है, उत्तर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे CF एंड्रयूज, है ना, CF एंड्रयूज। इन्होंने जो है, इनको जो है, ये एक अंग्रेज थे, इनको शिमला का संत भी कहा जाता है। भारतीयों के प्रति एक ऐसे अंग्रेज जिनका जो बिहेव था भारतीयों के प्रति क्या था, वह बहुत ही हेल्पफुल था, एक उदारवादी था। उदारवादी दृष्टिकोण को देखते हुए जो है इनको CF एंड्रयूज को आप दीनबंधु के नाम से पुकारते हैं, शिमला का संत भी कहा जाता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में कौन सा ऐसा विंग है,
सेना का कौन सा ऐसा विंग है, कौन सी ऐसी शाखा है जो दंगा या दंगा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार की गई है, उस फोर्स का नाम आपको बताना है। सेना की एक ऐसी विंग, ऐसी शाखा जिसका निर्माण ही दंगा या दंगा जैसी कंडीशन से निपटने के लिए किया गया है। सीआरपीएफ की एक विंग है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक विंग है, बताइएगा। रैपिड एक्शन फोर्स RAF है ना, शॉर्ट फॉर्म में RAF कहा जाता है। नीले रंग की वर्दी इनकी होती है और इसी को आप कहते हैं रैपिड एक्शन फोर्स। किसकी उपशाखा है, किसकी ब्रांच है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऐसे भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि दंगा नियंत्रण वाहन या कहिए कि दंगा नियंत्रण जो फोर्स आपकी होती है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उसका संबंध किस भारतीय सेना से है? उत्तर आपका होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, उत्तर भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, 7 बहनों के प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है और सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर बताइएगा असम। उत्तर बता दीजिएगा असम। 7 सिस्टर का सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला अगर राज्य पूछा जाए, असम बताइएगा। असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 7 सिस्टर में शामिल शेष अन्य 6 सभी राज्यों की सीमाओं को टच करती है, चाहे वह अरुणाचल हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे आपका त्रिपुरा हो और साथ ही साथ चाहे आपका वह मेघालय हो। इन 6 की सीमाओं से स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य आपका असम है। इसको आपको नोट करना होगा, है ना। सबसे अंतिम प्रश्न जो आपका है, गड़जात की पहाड़ी आपसे पूछी गई है और माउंट ऊटी या ऊटक मंडलम, ये 2 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों ही पूछे जाते हैं। रेयर क्वेश्चन है, गड़जात की पहाड़ी जल्दी पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछी जाएगी तो यकीन मानिए कि आपके सिर का दिमाग का दही कर देगी। गड़जात की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? भारत के उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा राज्य में स्थित ये पहाड़ी है और ऊटी या ऊटक मंडलम की अगर बात करिएगा कहाँ पड़ती है, तो लोकेशन बता दीजिएगा तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु में इसकी लोकेशन हो जाएगी माउंट ऊटी। और किस पर्वत का भाग है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, तमिलनाडु नीलगिरी पर्वत का, है ना। तो ये रहा एक बेहतरीन सेशन, आपको पसंद आया होगा उम्मीद है। इनका प्रॉपर नोट्स तैयार करिए, कलेक्शन कीजिए। जब आप एग्जाम देने जाइएगा निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ से प्रश्न आपको मिलने जा रहे हैं, ये मेरी गारंटी है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।